नमस्कार, मैं सोम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज बात शाहजहाँ की करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसकी चिंता मत करें। मैंने एक चैनल बनाया है और ये चैनल जो हमने टेलीग्राम पर बनाया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी PDF आपको जो हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसके अलावा कि अगर हम इस टॉपिक में हम बात करेंगे, देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे शाहजहाँ। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप कोई भी टॉपिक तैयारी कर रहे हो तो हमें पढ़ना किस तरीके से चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, यहाँ अगर मध्यकाल की हम बात करेंगे तो मध्यकाल के टॉपिक को किस तरीके से कवर करना चाहिए, इसके विषय में भी आप थोड़ा जान लें। सबसे पहले जो है, जैसे कोई भी शासक गद्दी पर बैठेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टाइम पीरियड क्या है, उसके बाद टाइम पीरियड या फिर उस शासक का जो नाम है मूल, वो क्या है, फिर उस शासक की साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी, उस शासन के शासन काल में जो विद्रोह हुए हैं वो किस प्रकार के विद्रोह हैं, उस शासक की धार्मिक नीति क्या थी, ठीक है, उस शासक के जो विविध तथ्य हैं वे क्या हैं। इसके जो टॉपिक हैं, इस टॉपिक के माध्यम से ही मैंने जो ये तैयार किया है सारा का सारा सिस्टम। तो आप इस टॉपिक के माध्यम से इसी तरीके से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो है एक क्रोनोलॉजी मन में विचार करेंगे कि पहले इसने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो हम जो है एक टॉपिक वाइज ये पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शाहजहाँ का जो सबसे पहले टाइम पीरियड है वो 1627 से 1658 का टाइम पीरियड है, ये आप नोट कर सकते हैं। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ इसकी माता का नाम है जगत गोसाई, पिता का नाम जहांगीर है। मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये माता का नाम लिखना मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ जरूरी इस वजह से है क्योंकि क्वेश्चन आजकल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसकी माता हिंदू थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ शाहजहाँ की माता जो है वो हिंदू है और ये जगत गोसाई इनका नाम है, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना गया है। और ये उदय सिंह, मारवाड़ के एक राजा हुए हैं उदय सिंह, उनकी पुत्री थी। तो मारवाड़ का मतलब यहाँ पे जोधपुर से है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो इसका मूल नाम, तो शाहजहाँ का मूल नाम सिहाबुद्दीन है, ठीक है, लेकिन इसका एक अन्य नाम खुर्रम है और ज्यादातर किताबों में इसका नाम खुर्रम ही मिलता है। तो खुर्रम नाम किसने रखा था, ये इंपॉर्टेंट है। खुर्रम नाम रखा था अकबर ने। खुर्रम जो इसका नाम रखा है ये अकबर ने रखा है। खुर्रम का अर्थ होता है खुशी देने वाला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुर्रम का अर्थ है खुशी देने वाला। और इसका जो नाम है वो शाहजहाँ कब पड़ा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप फिर सुन लो। 1617 में अहमदनगर अभियान किया गया। 1617 में अहमदनगर अभियान किया गया। ये अभियान जहांगीर ने भेजा था खुर्रम के नेतृत्व में। और जब ये अहमदनगर जो अभियान हुआ है उसमें खुर्रम सफल रहा और उस सफलता के बाद खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी गई। ये उपाधि जहांगीर ने दी थी। तो खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि अहमदनगर अभियान के बाद मिली है 1617 में। और यहाँ से शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ का अर्थ होता है विश्व का विजेता या विश्व को जीतने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इतिहास में जो है खुर्रम का नाम आप शाहजहाँ के नाम से ही प्रसिद्ध पाओगे। खैर इसके बाद हम शादियों की बात करेंगे कि शाहजहाँ की शादी कैसे कैसे हुई। देखिए ज़्यादा शादियों का उल्लेख तो किताबों में है नहीं, लेकिन 2 शादी जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वे कौन कौन सी हैं। प्रथम विवाह फारस के शाह की पुत्री से हुआ था। तो शाहजहाँ का जो पहला विवाह हुआ है वो फारस के शाह की पुत्री से हुआ था। अब ये पुत्री कौन थी, ये जनरली इतिहास में इसका नाम गायब है, लेकिन हाँ इसकी जो दूसरी पत्नी है अर्जुबंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और ये विवाह 1612 में हुआ। तो ध्यान रखना आप, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाहजहाँ की दूसरी पत्नी है अर्जुबंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इसी की ही मृत्यु 1631 में बुरहानपुर, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद इन्हें बुरहानपुर में ही दफनाया गया। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जब
मुमताज़ महल की मृत्यु होती है तो वो 14वीं संतान को जन्म दे रही थी और 14वीं संतान को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में और इन्हें यहीं पर दफनाया गया था। लेकिन बाद में शाहजहाँ ने इनके स्मृति में एक ताजमहल बनाया, ये आप सभी जानते हैं। और बाद में बुरहानपुर से इनकी कब्र में से अस्थियां निकाल के ताजमहल में दफनाई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हो। मुमताज महल बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। और मुमताज महल के जो संतान हैं, आइए उनके विषय में भी चर्चा कर लेंगे। कारण ये था कि शाहजहाँ के अंतिम समय में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। ये पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा मुगल शासक है जिसके जीवित रहते हुए उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो इनके जो पुत्र हैं और पुत्रियां हैं वे आप अच्छी तरीके से नाम इनके याद रखेंगे। देखिए, पहली पुत्री है जहां आरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जहां आरा जो है, जैसे ही जब उत्तराधिकारी का युद्ध होगा तो ये जहां आरा अपने भाई दारा सिकोह का साथ देगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जहां आरा अपने भाई, जब उत्तराधिकारी का युद्ध हम पढ़ेंगे, आगे मैंने इधर लिखा हुआ है उत्तराधिकारी का युद्ध, तो जैसे ही उत्तराधिकारी का युद्ध हम पढ़ेंगे तो आप ये याद रखना है कि जहां आरा ने अपने भाई दारा सिकोह का साथ दिया था। तीसरी जो पुत्री है ये रोशन आरा है। ये रोशन आरा औरंगजेब का साथ देती है उत्तराधिकारी युद्ध में। तो ये आप नोट करेंगे, जहां आरा दारा सिकोह का साथ दे रही है, रोशन आरा औरंगजेब का साथ दे रही है। ठीक है। मुराद बख्श का साथ गोहन आरा ने दिया था उत्तराधिकारी के युद्ध में। मुराद बख्श का साथ गोहन आरा ने दिया था। और शाह सुजा, यहाँ ये जो एक शासक था, ये भी इसका मतलब एक उत्तराधिकारी था, इसका साथ भी किसी, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका साथ किसी बहन ने दिया क्योंकि कोई बहन बची नहीं भाई। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए, शाहजहाँ के काल के प्रमुख विद्रोह। तो शाहजहाँ के काल के प्रमुख विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो शाहजहाँ के काल में सबसे पहला विद्रोह जुझारू सिंह ने किया था। अब ये जुझारू सिंह कौन था ये भी आप जान लीजिए। जुझारू सिंह वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। वीर सिंह बुंदेला। अब ये वीर सिंह बुंदेला कौन है भाई? ये वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड का शासक था और ये जहांगीर के समय की बात है। इसी वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के एक नवरत्न अबुल फजल की हत्या 1602 में की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसबदार जहांगीर ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसी वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था जुझारू सिंह, जिसने सबसे पहले शाहजहाँ के शासनकाल में 1628 में विद्रोह किया। इस विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण यह था कि जुझारू सिंह ने अनैतिक रूप से कर एकत्रित कर लिया था। जो इस एकत्रित कर की जानकारी उसने ये अपने जो शाहजहाँ है उसे नहीं दी थी, जिसके कारण जो है शाहजहाँ के समय पहला विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह 1635 में हुआ है, जुझारू सिंह ने ही किया था। और इसका कारण ये है कि जुझारू सिंह ने अपनी जो वो है अपना जो क्षेत्र है इसका विस्तार किया और विस्तार की जानकारी शाहजहाँ को नहीं दी। इस समय क्या था, इस समय अगर कोई अधीन शासक किसी दूसरे क्षेत्र को जीतता है तो वो जीता हुआ क्षेत्र भी जो मुख्य शासक है उसके पास चला जाता था। तो चूंकि ये क्षेत्र जो है जुझारू सिंह ने शाहजहाँ से छिपाया था, ये क्षेत्र जो जीता था उसने, ये क्षेत्र है चोरागढ़ क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है चोरागढ़ का क्षेत्र है ये। तो देखिए चोरागढ़ दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो जुझारू सिंह ने चोरागढ़ का क्षेत्र जीत लिया था और इसकी जानकारी शाहजहाँ को नहीं दी थी। तो ये विद्रोह जो 1635 में हुआ है, ये विद्रोह औरंगजेब ने दबाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जुझारू सिंह की गोंड जो जनजाति है इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दूसरा जो विद्रोह होता है वो काफी व्यापक विद्रोह रहा। ये विद्रोह था खाने जहां लोधी का विद्रोह। अब ये खाने जहां लोधी कौन था? देखिए, जहांगीर का एक पुत्र था परवेज। ये परवेज का मुख्य सलाहकार था क्योंकि परवेज की 1626 में मृत्यु हो जाती है। और चूंकि ये जो है खाने जहां लोधी परवेज को बादशाह बनाना चाहता था मुख्य रूप से, तो हुआ क्या कि जब जब शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो ये शाहजहां इसे शासन से निकालता नहीं है और इसे भी अपना मुख्य सलाहकार बनाता है। लेकिन ये शाहजहां के प्रति आशंकित है, इसे खतरा ये है कि कहीं शाहजहां इसकी हत्या ना करा दे। तो ये शुरुआत में मुगल दरबार में रहा आगरा में। लेकिन हुआ क्या कि ये, चूंकि मैंने अभी बताया है कि आशंकित है शाहजहां से कि कहीं इसकी हत्या न करा दे, ये एक रात को जो है चुपके से आगरा से भाग जाता है और दक्षिण में जाके विद्रोह करता है।
इसी विद्रोह को 1628 में इसने विद्रोह किया है, 1631 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था और 1631 में ही खाने जहां की मृत्यु हुई है। खाने जहां जो लोदी है, चूंकि लोदी अफगान होते हैं तो ये आप याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के काल में किस अफगान ने विद्रोह किया, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शाहजहां के काल में खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था और इसकी मृत्यु 1631 में होगी थी। इसके अगर बात की बात करोगे, देखिए इसी समय, चूंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि जहांगीर के समय से ही जो हमारे सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय का और मुगलों का जो है कटु संबंध वो जहांगीर के समय से आगे थे। कारण ये था कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी और हत्या का कारण खुसरो को आर्थिक सहायता देना बताया गया था। ठीक है, इसी क्रम में क्या होता है, गुरु हरगोविंद, ये अर्जुन देव के बाद अगले गुरु बनते हैं और इनसे शाहजहां का विवाद होता है एक बाज को लेकर। तो बाज प्रकरण जो है ये कहा जाता है कि शाहजहां का एक बाज गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और गुरु हरगोविंद का शाहजहां से जो है ये 3 युद्ध होते हैं, जिसमें 1628 का अमृतसर का युद्ध, 1631 में लाहौर का युद्ध और 1634 में करतारपुर का युद्ध था। जो ये हालांकि कोई बड़े युद्ध नहीं है, ये एक छोटी सी झड़प है जिसमें गुरु हरगोविंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। अमृतसर 1628, लाहौर 1631 और 1634 करतारपुर की जो झड़पें हैं ये हरगोविंद और शाहजहां के बीच हुई हैं। तो ये शाहजहां के काल के प्रमुख विद्रोह में से एक था। इसके बाद 1632 में पुर्तगालियों का दमन किया गया। देखिए ये जो है पुर्तगाली, आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या हुआ, पुर्तगालियों ने, यहाँ देखिए आप, ये क्षेत्र बंगाल है, पुर्तगालियों ने बंगाल में हुगली को अपना प्रमुख केंद्र बनाया हुआ था और यहाँ पे क्या करते थे, पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाया जाए। तो यहाँ पे कुछ मुस्लिमों को ईसाई बनाना इन्होंने शुरू किया, जिसके कारण यहाँ पे विवाद हुआ। और इस विवाद का एक कारण ये भी था कि यहाँ पे शाह सुजा यहाँ पे मुगल गवर्नर था, तो उसकी कुछ दासियों को जो है इन्होंने दास बना लिया था और उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। तो 1632 में पुर्तगालियों का शाहजहां के द्वारा दमन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1632 में पुर्तगालियों का शाहजहां के द्वारा दमन कर दिया गया था। तो ये शाहजहां के काल के प्रमुख विद्रोह हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की, तो देखिए शाहजहां के समय ज़्यादा साम्राज्य विस्तार तो हुआ नहीं है। दक्षिण में जो कुछ रियासत थी जिन्होंने शुरुआत में जो स्वतंत्र थी या केवल नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करती थी, उनसे ही शाहजहां का जो है विवाद हुआ। तो सबसे पहले अहमदनगर 1633, यहाँ का शासक हुसैन शाह है और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अहमदनगर का जो विलय है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। ये अहमदनगर विवाद अकबर के समय से शुरू हुआ था। अकबर के समय संधि होगी, फिर जहांगीर के समय संधि हुई, लेकिन इसका जो विलय है, अहमदनगर का जो विलय है वो 1633 में हुआ और हुसैन शाह इसे ग्वालियर में भेज दिया गया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और एक चीज़ आप यहाँ से अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो, ये क्षेत्र यहाँ मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर का जो किला है वो मुगल शहजादों और विद्रोहियों को यहाँ पे जेल के मतलब इन्हें जो है बंदी के रूप में रखा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्वालियर के किले में मुगल शहजादे तथा मुगल विद्रोहियों को कैद के रूप में रखा जाता था। तो हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाता है और अहमदनगर का 1633 में मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला अभियान गोलकुंडा अभियान था। गोलकुंडा जो ये क्षेत्र है, गोलकुंडा ये यहाँ पे है भारत में, इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, और यहाँ का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, गोलकुंडा जो है ये जो है ये शिया धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है ये फारस के शाह को अपना जो है सब कुछ मानता था। तो यहाँ पे जहाँ पे जब शाहजहां के साथ ये विवाद हुआ तो शाहजहां ने 1636 में इसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने फारस के शाह का नाम हटा के खुतबे में
शाहजहां का नाम रखा। अब ये खुतबा क्या है भाई, अब ये खुतबा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए होता क्या था कि शुक्रवार या फिर ईद के दिन, शुक्रवार या फिर ईद के दिन ये होता था कि मोहम्मद साहब की प्रशंसा के बाद, मोहम्मद साहब की प्रशंसा के बाद जो है बादशाह का गुणगान किया जाता था, तो इसे खुतबा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो खुतबे में जो है गोलकुंडा का जो शासक है अब्दुल्ला कुतुब शाह, इसने शाहजहां का नाम रखवाया किसके स्थान पे, फारस के शाह के स्थान पे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये गोलकुंडा ने केवल अधीनता स्वीकार की है, गोलकुंडा का विलय नहीं किया गया, जबकि मैंने अभी बताया था कि अहमदनगर का विलय किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोलकुंडा का विलय औरंगजेब आगे जाके करेगा, तो यहाँ अधीनता स्वीकार की है। इसके बाद जो है बीजापुर अभियान हुआ। बीजापुर में जो शासक है वो मोहम्मद आदिल शाह है। ये मोहम्मद आदिल शाह भी जो क्या करता है, मोहम्मद आदिल शाह भी शाहजहां की अधीनता स्वीकार करता है। तो गोलकुंडा और बीजापुर का विलय आगे जाके औरंगजेब करेगा, ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। और एक चीज़ और है, अहमदनगर का जब विलय किया गया था तो अहमदनगर में यहाँ पे शाहजी, अहमदनगर में जो है शाहजी नौकरी कर रहे थे, और शाहजी फिर कहाँ चले जाते हैं, शाहजी चले जाते हैं बीजापुर। अब ये शाहजी कौन है जी, ये शाहजी हैं आपके जो अगले जब हम पढ़ेंगे मराठे, तो मराठों में शिवाजी हुए हैं, ये शिवाजी के पिताजी थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अहमदनगर में शुरुआत में शाहजी ने नौकरी की, और जैसे ही मुगलों ने अहमदनगर अभियान किया और अहमदनगर का विलय किया तो शाहजी अहमदनगर छोड़ के बीजापुर चले जाते हैं। हालांकि यहाँ से एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे देखिए एक मुराद नामक कहाँ गया हमारा, ये मुराद दक्षिण का सूबेदार था। तो मुराद ने शाहजी को मुगलों की सेवा में लाने के लिए शाहजहां से कहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये शाहजी कौन है, ये शाहजी शिवाजी के पिताजी हैं, आप ऐसा याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर ये मैंने तीनों आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां की मध्य एशिया की नीति। देखिए शाहजहां की मध्य एशिया की नीति बिल्कुल असफल रही है। शाहजहां ने मध्य एशिया में 2 अभियान भेजे हैं, और इन अभियानों में लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस समय इतनी बड़ी रकम इन अभियानों पे खर्च किया जाना एक बहुत बड़ी बात है। आज भी 16 से 17 करोड़ रुपए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उस समय जब कीमतें बहुत कम थी, उस समय इतनी राशि इन अभियानों पे खर्च की गई है। तो ये अभियान क्या था, देखिए मध्य एशिया के लिए जो पहला अभियान है वो बल्ख और बदकसा में हुआ था। अब ये बल्ख और बदकसा कहाँ है जी, देखिए इसके लिए जो है हम क्या करते हैं हम भारत का मैप देखते हैं। तो ये जो हमारा फिलहाल मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ, देखिए क्योंकि स्पेस कम है और केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ हमारा हिंदुकुश पर्वत है, और ये पाकिस्तान क्षेत्र है। पाकिस्तान से जो उपल्ला क्षेत्र है अफगानिस्तान, यहाँ पे एक पर्वत है हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में आप ऐसे इन्फ्रेंस कर सकते हैं, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में बल्ख और बदकसा क्षेत्र हैं। ठीक है, ये ट्रांस आक्सियाना का भाग है। मैंने सबसे पहले जब बाबर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था ट्रांस आक्सियाना, ये जो ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र है ये मध्य एशिया में है। अफगानिस्तान और ये उज्बेकिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है ये ट्रांस आक्सियाना कहलाता है। तो बल्ख और बदकसा जो है ये अभियान शाहजहां के द्वारा किया गया। यहाँ का जो देखिए यहाँ पे बल्ख और बदकसा जो क्षेत्र है इन पे नजर मोहम्मद एक उज्बेक सरदार था, इसका शासन था। बल्ख और बदकसा पे नजर मोहम्मद का शासन था। और ये होता क्या है, देखिए होता ये है कि नजर मोहम्मद का जो लड़का है अब्दुल अजीज, ये अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, इस नजर मोहम्मद की काबुल काबुल क्षेत्र है अफगानिस्तान में, ये इस समय मुगलों के पास है, काबुल पे नज़र थी। और शाहजहां को भी ये लगता था कि जब तक इसे सबक नहीं सिखाया जाएगा ये गड़बड़ कर सकता है। तो शाहजहां को ये लगा कि मध्य एशिया में ये व्यक्ति मुगल साम्राज्य को खतरा पैदा कर सकता है। इस वजह से शाहजहां ने अभियान भेजा था। और अभियान का मेन कारण क्या था, ये खुद व्यक्ति था। नजर मोहम्मद का लड़के अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद क्या होता है, नजर मोहम्मद मुगलों से मदद मांगता है। ये सबसे बड़ी भूल हुई। जैसे ही इसने मदद मांगी तो शाहजहां ने मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। लेकिन जब पता चला कि मुगलों की जो दृष्टि है वो इन क्षेत्रों पे है तो इसे बहुत पछताना हुआ।
ये जो है बल्ख और बदगासा छोड़ के ये क्षेत्र भाग गया और मुगलों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यहाँ पहला अभियान मैंने आपको बताया है मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में भेजा गया था और फिर यहाँ पे औरंगजेब को भेजा गया। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर हम मैप पे देखेंगे तो ये जो क्षेत्र हैं ये फारस यानी कि ईरान के आसपास भी लगते हैं। इन क्षेत्रों में फारस के शाह की नज़र भी थी और फारस का जो शाह है वो इस समय बहुत शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अब होता क्या है कि ये क्षेत्र मुगलों के पास आ तो जाते हैं लेकिन इन क्षेत्र के लोगों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और इसमें जो है इस विद्रोह में फारस के शाह की मुख्य भूमिका थी। इस विद्रोह में फारस के शाह की भी मुख्य भूमिका थी। तो हुआ क्या कि शाहजहां ने औरंगजेब और मुराद और अली को यहाँ से वापस बुला लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे जो है मुगलों की बेइज्जती हो या फिर जो मुगलों का जो प्रतिष्ठा है, क्योंकि मुगलों की प्रतिष्ठा विश्व में इस समय सर्वोच्चता पे थी, वो चली जाए। तो ये अभियान एक तरीके से असफल रहा। ठीक है, तो ये मध्य एशिया में इस अभियान में लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो क्षेत्र हैं ये शाहजहां को नहीं मिले, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए कंधार का निकल जाना। कंधार का निकल जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब जहांगीर पढ़ा रहा था तब भी बताया था, जहांगीर के समय 1622 में कंधार निकल गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1622 में जहांगीर के समय कंधार निकल गया था, लेकिन 1639 में कंधार का मुगल साम्राज्य में फिर विलय कर लिया गया था। ये देखिए 1622 में कंधार निकल जाता है, लेकिन शाहजहां के समय 1639 में कंधार क्षेत्र पुनः मुगलों के अधीन होता है। और इसके बाद क्या होता है, 1649 में फारस का जो शाह है इस क्षेत्र को पुनः जीत लेता है। और जब जैसे ही फारस का शाह इस क्षेत्र को जीतता है तो शाहजहां यहाँ पे अभियान भेजता है। सबसे पहले उसने 2 अभियान भेजे, जिसमें 1649 और 1652 में औरंगजेब को भेजा गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टाइम पीरियड आप याद रखोगे। 1649 पहला औरंगजेब, फिर दोबारा से औरंगजेब को भेजा गया, लेकिन कंधार क्षेत्र को औरंगजेब नहीं जीत पाया। अब तीसरा अभियान जो भेजा गया है कंधार को जीतने के लिए 1653 में दारा सिकोह को भेजा गया था। दारा सिकोह ने यहाँ पे एक बड़े मारे अपने बड़े। इसने कहा कि जो किसी ने नहीं किया मैं वो कर दूंगा और मैं केवल 7 दिन में कंधार को जीत लूंगा। लेकिन भाई साहब ऐसा कर नहीं सके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। यहाँ पे जो दारा सिकोह ने ये अभियान किया है, हालांकि अभियान असफल रहा था, लेकिन फिर भी शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दारा सिकोह। ठीक है, तो ये मध्य एशिया की जो नीति है, इस कंधार अभियान में लगभग 4 करोड़ खर्च हुए और बल्ख और बदकसा अभियान में लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हुए और कंक्लूजन 0। तो मध्य एशिया में शाहजहां ये कह सकते हैं हम असफल रहा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ भी उसे हासिल नहीं हुआ था। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ से मैं आपसे बता दूं, देखिए शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करेंगे तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्राचीन भारत में जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को कहा जाता है, और इस समय मुगल काल में जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां का काल को कहा जाता है। और कारण क्या है, शाहजहां ने स्थापत्य कला में काफ़ी रुचि ली और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया। जैसे आप सभी जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला और जो दिल्ली का प्रमुख नगर है शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, इस नगर की स्थापना भी शाहजहां के द्वारा ही की गई थी। तो इस समय हम ये पढ़ेंगे कि शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति की। तो शाहजहां एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने अकबर के विषय में आपको बताया था, सुलह कुल की नीति है और लगभग उसी नीति का अनुसरण जहांगीर भी करता है, लेकिन ये बंदा जो है उन नीति का अनुसरण नहीं करता। ये शुरुआत में कट्टर मुस्लिम शासक है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखिए जहां आरा और दारा सिकोह,
इनका प्रभाव बढ़ा तो जहां आरा और दारा सिकोह के प्रभाव में ये थोड़ा सा नर्म होता चला गया और इसकी नीति जो है फिर वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति कहलाई। लेकिन शुरुआत की मैंने बताया आपको कट्टर मुस्लिम शासक की नीति थी, तो इसने कट्टर मुस्लिम शासक की नीति के तहत क्या क्या किया, इसने 1633 में एक फरमान जारी किया। मैं धार्मिक नीति की बात कर रहा हूँ। 1633 में एक फरमान जारी किया जिसके माध्यम से जो नवनिर्मित हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा जैसे अकबर ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। अकबर ने जो है सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। हालांकि ये प्रथा जो है इससे पहले बलबन शुरू कर चुका था, लेकिन इसे नए सिरे से शुरू करने का श्रेय अकबर को जाता है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा गैर इस्लामी प्रथा मानी जाती है। इस प्रथा को भी शाहजहां ने समाप्त करके तहरीर तस्लीम की एक जो प्रथा है वो ये प्रथा शुरू करता है। ठीक है, ये एक इस तरीके से कॉर्निश टाइप की जो प्रथा है इस तरीके से होती थी, तो इसने एक नई प्रथा चलाई थी। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करेंगे धार्मिक नीति में, तो इसने क्या किया, 1634 में एक फरमान जारी किया। देखिए इस समय होता क्या था कि जैसे ही कोई व्यक्ति, मान ले कोई मुस्लिम व्यक्ति है और हिंदू से शादी कर रहा है, या कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम से शादी कर रहा है, तो उसे जो है उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति से वो वंचित हो जाता था। लेकिन इसने ये कानून बनाया कि अगर कोई हिंदू लड़की या कोई सॉरी यहाँ पे हिंदू लड़की बोलूँगा, अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करती है या कोई इस्लाम धर्म ग्रहण करता है, कोई हिंदू व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण करता है, तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा क्या किया, शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक नया विभाग बनवाया, जिस विभाग का मुख्य कार्य ये था कि जो हिंदू हैं उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, इसने तीर्थ यात्रा कर जो है फिर पुनः लगा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरुआत की। लेकिन एक हिंदू संत हैं कविंद्राचार्य, आप यहाँ नाम याद रखेंगे, एक हिंदू संत हैं कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य के कहने पे ये तीर्थ यात्रा कर जो है, ये तीर्थ यात्रा कर बनारस और प्रयागराज, यहाँ ये तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया गया था। अदरवाइज साम्राज्य के समस्त हिस्सों में तीर्थ यात्रा कर बना रहा। तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। तो शाहजहां की जो धार्मिक नीति है, शुरुआत में मैंने आपको बताया धार्मिक कट्टरवाद की नीति है, लेकिन बाद में अपने पुत्र और पुत्री के प्रभाव में आके ये जो है धार्मिक सहिष्णु हो गया था। कुछ हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार भी इसने बाद में कराया था। तो ये अब धार्मिक नीति थी। देखिए इसके बाद क्या होता है, आगरा में एक क्षेत्र है शाह मुजफ्फरपुर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नाम लिख रहा हूं इसका, मुसम्मन बुर्ज। ठीक है, ये आगरा के किले में क्षेत्र है। अपने शासन के अंतिम समय में जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो औरंगजेब ने इसे शाह मुसम्मन बुर्ज, एक क्षेत्र है, यहाँ पे कैद करके रखा गया था और ये 8 साल इस क्षेत्र में कैद करके रखा गया था। ये शाह जो मुसम्मन बुर्ज है, यहाँ से गुप्त आदेश जारी किए जाते थे और इन्हीं गुप्त आदेश, जो क्षेत्र है यहाँ से गुप्त जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, इसी गुप्त आदेश जो जारी करने की जगह है, इसी जगह पे शाहजहां 8 साल तक कैद रहा था। अब हुआ क्या कि 1657 में शाहजहां बीमार हुआ और बीमारी की जो है अफवाह ये फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। अब शाहजहां की मृत्यु हुई कि मतलब ये झूठी खबर जो फैली, तो होता यह था कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, जो योग्य व्यक्ति होगा वो गद्दी पे बैठेगा। तो जैसे ही ये खबर फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, झूठी अफवाह फैली, तो इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और उत्तराधिकारी के युद्ध की जो शुरुआत की वो किसने की, वो की शाह शुजा ने। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तराधिकारी के युद्ध में जो शुरुआत हुई है वो शाह शुजा करता है। जब उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ, शाह शुजा इस समय बंगाल में था, ये ध्यान रखेंगे आप, शाह शुजा इस समय बंगाल में था। ठीक है, अब होता क्या है कि वो क्या करता है, वहां पे अपने आप को बादशाह घोषित करता है और सेना लेके आगरा की तरफ चलता है। लेकिन जैसे आगरा की तरफ बढ़ता है तो पता चलता है आगरा में इस समय दारा सिकोह अपने पिता के पास था। हालांकि दारा सिकोह को पंजाब का सूबेदार बनाया गया था, लेकिन इसने पंजाब में अपना प्रतिशासक नियुक्त करके ये अपने पिता के पास ही था। तो दारा सिकोह को जब पता चला कि शाह शुजा जो है आक्रमण करने के लिए वो आ रहा है, तो शाह शुजा ने अपने जो लड़का है उसे
युद्ध के लिए भेजा और ये युद्ध हुआ बहादुरगढ़ का युद्ध। ये युद्ध बहादुर का जो युद्ध है उत्तराधिकारी का युद्ध में पहला युद्ध था। बहादुरगढ़ का जो युद्ध है ये बनारस जो क्षेत्र है हमारा वहां पे लड़ा गया था। 14 फरवरी 1658 को ये युद्ध लड़ा और इसमें शाह सुजा व शाही सेना ने हिस्सा लिया था। शाही सेना की इस युद्ध में जीत हुई थी और शाह सुजा ये जो है युद्ध में हारने के बाद वापस भाग गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उत्तराधिकारी का पहला युद्ध हुआ उसमें युद्ध की शुरुआत शाह सुजा ने की। मैंने आपको बताया है कि शाह सुजा जो है बंगाल का गवर्नर या सूबेदार था। जैसे ही उसे पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई है तो वो युद्ध की तैयारी करता है और वो आगरा के लिए चढ़ाई करता है। लेकिन दारा सिकोह ने अपने पुत्र के अधीन एक सेना भेजी और इस सेना ने क्या किया, बहादुरगढ़ के युद्ध में सुजा को पराजित किया। तो ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, सुजा व शाही सेना के। और इसमें किसकी पराजय हुई है, इसमें पराजय हुई है सुजा की। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा युद्ध है वो धर्मत का युद्ध था। धर्मत जगह उज्जैन जो है हमारा यहाँ पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, आपको जानते ही होंगे। 5 अप्रैल 1658 को युद्ध हुआ था। देखिए इस समय की कंडीशन में आपको बता दूं, जब ये धर्मत का युद्ध हुआ तो औरंगजेब इस समय दक्षिण में था और मुराद गुजरात का सूबेदार था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, औरंगजेब जब धर्मत का युद्ध होता है तो औरंगजेब दक्षिण में था और मुराद गुजरात में था। दोनों के बीच में संधि होती है और संधि का कारण ये था कि औरंगजेब ने मुराद को पत्र लिखा। औरंगजेब बहुत चालाक व्यक्ति था, इसने कहा कि मुझे जो है साम्राज्य नहीं चाहिए। लेकिन औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा सिकोह से चिढ़ता था, क्योंकि दारा सिकोह की जो नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है। तो औरंगजेब ने मुराद को पत्र लिखा कि मैं आपको बादशाह बनाऊंगा और हमें जो है विधर्मी शहजादे के खिलाफ विद्रोह करना है। विधर्मी शहजादा इसने दारा सिकोह को कहा था। तो दोनों में गठबंधन होता है और औरंगजेब और मुराद दोनों शाही सेना से लड़ते हैं। ये युद्ध धर्मत के युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद दोनों की जीत होती है। कहा यह जाता है कि इस युद्ध में जो शाही सेना का नेतृत्व किया वो जसवंत सिंह व कासिम खां ने किया था। तो ये जो युद्ध हुआ है इसमें कासिम खां ने औरंगजेब का साथ दिया था, ये आप याद रखेंगे। हालांकि ये शाही सेना है और ये युद्ध अपोजिट लड़ा जा रहा है, लेकिन इसने शाही सेना की तरफ से गद्दारी की और कासिम खां औरंगजेब के साथ जा मिला और अकेला जसवंत सिंह ने युद्ध लड़ा और युद्ध में जसवंत सिंह की हार हुई। तो जसवंत सिंह जब युद्ध हारने के बाद अपने महल में जाता है तो रानी ने जो है ये अपने कपाट बंद कर दिए थे कि हारे हुए व्यक्ति की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कासिम खान ने गद्दारी की थी तो वो जसवंत सिंह के लिए द्वार खोलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आया है, ध्यान से आप याद रखोगे कि जब ये युद्ध जसवंत सिंह हारा तो उसकी रानी ने उसके जो किला है, जो उसका साम्राज्य है, उसमें उसे आने के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद तीसरा जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ वो सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ और ये सामूगढ़ जगह आगरा के पास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस युद्ध में भी औरंगजेब और मुराद ने शाही सेना को पराजित किया था और यहाँ जो युद्ध लड़ा है वो दारा ने लड़ा था। लेकिन ये युद्ध जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक युद्ध है। लेकिन यहाँ औरंगजेब क्या चाल चलता है, देखिए शुरुआत में तो क्या होता है, औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों साथ लड़ते हैं। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, मुराद को बंदी बना लेता है। युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब मुराद को बंदी बनाता है और बंदी बनाने के बाद ग्वालियर के किले में, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये विद्रोहियों का जो भी विद्रोह करते थे यहीं रखा जाता था, तो ग्वालियर के किले में मुराद को भेज दिया जाता है और उसकी आंखें फुड़वा दी जाती हैं और बाद में औरंगजेब ने इसकी हत्या करा दी थी। तो खुद औरंगजेब शासक बना, ठीक है। और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। इसके बाद खजुआ की लड़ाई हुई, ये 5 जनवरी 1659 की बात है। ये युद्ध सुजा और औरंगजेब के मध्य जो है इलाहाबाद या प्रयागराज के आसपास हुआ था। इस युद्ध में सुजा की पराजय हुई और सुजा आराकन योमा की पहाड़ियों में चला गया जो बर्मा क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में जाकर सुजा की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 जनवरी 1659 को। लेकिन जो अंतिम उत्तराधिकारी का युद्ध है वो है देवराई का युद्ध। ये अप्रैल 1659 देखिए यहाँ पे इसकी डेट जर्नली किताबों में नहीं मिलती। तो देवराई का युद्ध अप्रैल 1659 को लड़ा गया और इस युद्ध में भी दारा की पराजय हुई और पराजय के बाद दारा का जो है सिर काट के शाहजहां के सामने पेश कर दिया जाता है, क्योंकि
शाहजहां अपने बड़े लड़के दारा शिकोह से ज़्यादा प्यार करता है और वे चाहता था कि दारा शिकोह जो है शासक बने। लेकिन यहाँ औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब अपने पिता को 8 साल तक कैद करके रखता है और 8 साल के बाद यानी कि लगभग जो है ये 1657 में ये युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध जो की प्रक्रिया शुरू होती है और 8 साल बाद जो है 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु होती है। शाहजहां की मृत्यु जब हुई तो औरंगजेब खुद नहीं गया, उसके साधारण लोगों ने, साधारण जो उसके नौकर चाकर थे उन्होंने उसे दफनाया और दफनाने के बाद जो दफनाया कहाँ है भी आपको पता है, आगरा के ताजमहल में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। एक चीज़ मैं यहाँ से एक और शेयर कर दूँ, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है ये 1627 से 58 तक इस वजह से है क्योंकि ये गद्दी पे इसी समय तक बैठा रहा और इसके बाद इसे जेल हो गई थी और इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो औरंगजेब बनता है। तो हम अगली वीडियो में औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।